उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा के सवाल का जवाब देने की बजाय बेरुखी से कहा, तुम वही हो ना जिसके पिता को शास्त्री खानदान से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था? उस्ताद रंगास्वामी का सवाल सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। शिवा की लाख कोशिशों के बाद भी उसके नाम के साथ जुड़ा शास्त्री खानदान से बेदखल शब्द उसकी योग्यता पर भारी पड़ रहा था, लेकिन शिवा को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसने बड़े ही गर्व से पलटकर उस्ताद रंगास्वामी से कहा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए। इतना कहकर वो गर्व से अपनी खानदानी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, देखो शिवा, अब तो ये तुम भी जानते हो कि भले ही हमारा स्वामी खानदान कोयम्बटूर का नंबर 1 खानदान नहीं है, लेकिन टॉप 5 में हमारी गिनती होती ही है ना। यहां किसी की भी हिम्मत नहीं है जो हमारे खानदान की तरफ आंख भी उठाकर देखे। भार्गवन खानदान से हमारी खानदानी दुश्मनी है। कुछ समय पहले उनसे हमारी एक मुठभेड़ हुई थी और मैं उस मुठभेड़ में जख्मी हो गया था। अब जब मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया हूं तो कायदे के हिसाब से तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हमारा स्वामी खानदान है और तुम तो, देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम समाज से बेदखल हो। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भविष्य में अपना नाम जमाने के लिए और अपना रुतबा झाड़ने के लिए ना तो तुम मेरा या मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल करोगे और ना ही तुम्हें हमारे इलाके में किसी तरह का व्यापार करने की अनुमति होगी, ठीक है? लेकिन शिवा के सवाल का जवाब देने के बजाय उस्ताद रंगास्वामी ने बेरुखी से कहा, तुम वही हो ना? उस्ताद रंगास्वामी के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर शिवा का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, उस्ताद रंगास्वामी, अगर तुम मेरे और उस वैद्य चंद्र स्वामी के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर रहे हो तो निश्चिंत रहो। मुझे उसके बारे में किसी से बात करने की ना तो जरूरत है और ना ही मेरी उसमें कोई दिलचस्पी है। लेकिन शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अफसोस की बात तो यह है कि शिवा, मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। देखो, अगर तुम्हें नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से लड़ना है तो बेशक लड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम्हारी ये लड़ाई आसमान पर थूकने जैसी है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी इस लड़ाई में मेरा और मेरे खानदान का नाम नहीं घसीटोगे, ना ही तुम मेरी जान बचाने के बदले में नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की अपनी निजी लड़ाई में हमसे कोई मदद मांगोगे। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए ऐसे घटिया चोंचले आजमाऊंगा? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने धीमे स्वर में कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मेरे लिए मेरा और मेरे खानदान का नाम बहुत मायने रखता है। अगर तुमने बाहर किसी भी इंसान को यह बताया कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद लेनी पड़ी तो मैं उस इंसान को मौत की नींद सुला दूंगा। समझ में आई मेरी बात? उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर नंदिनी का आत्मविश्वास भी जाग उठा। उसने अपने सामने रखी मेज पर हाथ पीटते हुए कहा, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद हम सबसे यही कहेंगे कि हमारे दादाजी पर धोखे से वार जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए क्योंकि उन्हें सिर्फ मामूली खरोंचे आई थी। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, इसलिए तुम भी ये बात अपने पेट में हजम कर जाओ, समझे? नंदिनी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो इसका मतलब आज से हमारा हिसाब बराबर। इतना कहकर शिवा वहां से उठकर जाने लगा तो उस्ताद रंगास्वामी ने पीछे से अपनी रौबीली आवाज में उसे रोकते हुए कहा, ठहरो। उस्ताद रंगास्वामी की आवाज सुनकर शिवा वहीं उनकी चौखट पर रुक गया और उसने बिना मुड़े ही कठोर आवाज में कहा, अब क्या? शिवा के रुकते ही उस्ताद रंगास्वामी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो दिव्य फलों का गुच्छा है वो यहीं रहेगा। उस्ताद रंगास्वामी की ये बात
शिवा के गले नहीं उतरी। उसने झट से पलट कर देखा तो सामने हॉल में नंदिनी और छोटे उस्ताद बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं खड़े शिवा को घूर रहे थे। शिवा ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, ओ, तो ये सिखाया जाता है तुम्हारे स्वामी खानदान में? तुम मुझसे दिव्य फल छीनना चाहते हो? अब मुझे समझ आया कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते। लेकिन शिवा की बात का उस्ताद रंगास्वामी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अभी दिव्य फल हमारे हुए। चुपचाप इन्हें मेज पर रखो और चलते बनो यहां से। उस्ताद रंगास्वामी के इतना कहते ही शिवा के दाएं और बाएं खड़े 2 फाइटर गार्ड्स शिवा पर बंदूक तान कर खड़े हो गए। उन गार्ड्स को देखकर शिवा ने रूखे स्वर में कहा, अरे बेगैरत और एहसान फरामोश लोगों, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमसे लड़ पाओगे? मेरी सलाह मानो, चुपचाप अपने पैसे लो और ये फल मेरे हवाले करके यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा का खून खौल उठा। उसने अपनी जेब से वो ब्लैक सुप्रीम कार्ड निकाला और उसे अपनी हथेली में बंद करके गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रंगास्वामी, तू ठीक होने के लायक ही नहीं। इतना कहकर शिवा ने उस कार्ड को अपनी उंगलियों से मसल कर उसे चूर चूर कर दिया और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, रखो इसे अपने पास और मेरी दी हुई जिंदगी मुझे लौटा दो। शिवा धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार था, इसलिए वो जब तक शांत था तभी तक ठीक था। पर अब जब वो गुस्से में आ चुका था तो उसके गुस्से से पूरे वातावरण में मानो तांडव समझ गया। अचानक वहां का मौसम बदलने लगा। स्वामी खानदान के घर की छत पर गर्जना करते हुए गहरे काले बादल मंडराने लगे। आसपास के पंछी कोलाहल करते हुए बदहवास से यहां वहां उड़ने लगे और देखते ही देखते आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां गड़गड़ाने लगी। उस्ताद रंगास्वामी के छल और कपट की वजह से शिवा गुस्से से पागल हो चुका था। उसने गहरी सांस लेकर शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से निकली सांसों से वहां एक भयंकर तूफान आ गया। शिवा की सांसों से निकली हवा का वेग इतना ज्यादा था कि वहां एक तूफानी आंधी आई और पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद करने लगी। जैसे ही वो हवा उस्ताद रंगास्वामी के पेट से टकराई, उन्होंने खून की उल्टियां करते हुए वो दिव्य फल फिर से बाहर उगल दिया। तभी अचानक एक चांदी की सुई हवा में उड़ती हुई आई और रंगास्वामी के पेट में धंस गई, जिससे उसकी रही सही ताकत भी झट से उसके शरीर से हवा की तरफ बाहर निकल गई और उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ कमरे के अंदर चला गया। उस्ताद रंगास्वामी के साथ साथ नंदिनी, छोटे उस्ताद और बाकी के गार्ड्स भी हवा में उड़ते हुए कई फीट दूर जा गिरे। कुछ देर तक तबाही मचाने के बाद जब शिवा की सांसों से निकली हवा शांत हुई और कमरे की मिट्टी हटी तो सामने का नजारा देखकर जमीन पर गिरी नंदिनी और छोटे उस्ताद के होश उड़ गए। स्वामी खानदान का लिविंग रूम तहस नहस हो चुका था। कमरे का फर्नीचर टूटकर जमीन पर यहां वहां बिखर चुका था। जमीन पर एक कई मीटर लंबी और गहरी दरार आ चुकी थी और चारों तरफ बस रेत और मिट्टी का मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। जब उन लोगों ने उस दरार की सीध में कुछ मीटर आगे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने उस्ताद रंगास्वामी दीवार पर सीधे किसी चित्र की तरह लटके हुए थे। उस्ताद रंगास्वामी के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उस्ताद रंगास्वामी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि एक बार के लिए तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनके जोर से खांसते ही नंदिनी और छोटे उस्ताद ने उन्हें पहचान लिया और
चिल्लाते हुए एक स्वर में कहा, दादाजी, अरे कोई बचाओ उन्हें। लेकिन उस्ताद रंगास्वामी की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि अब उन्हें कोई भी बचा सकता है। उनकी उखड़ती सांसें और डूबती धड़कनें उनका हाल बयां कर रही थी। पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी वहां हुआ था, उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उस्ताद रंगास्वामी की जिंदगी और मौत शिवा के हाथों में थी। कुछ देर पहले शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी को 20 साल पहले जैसा जवान और तंदुरुस्त बना दिया था, और अब कुछ ही मिनटों में शिवा ने उन्हें फिर से मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। उन लोगों के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था कि कोई इंसान इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग एक कुशल योद्धा थे जो अपनी तकनीक से बंदूक की गोली तक से बच सकते थे, लेकिन जो शिवा ने किया उसकी तो वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तभी जमीन पर गिरे एक गार्ड ने धीमे स्वर में कहा, ये सब उस शिवा ने किया है। उस गार्ड की बात सुनकर दूसरा गार्ड भी खड़ा हुआ और दूर से ही दोनों डरी हुई हालत में शिवा को देखने लगे। हालांकि उन दोनों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन फिर भी उनमें शिवा पर निशाना लगाने की हिम्मत नहीं थी। वो तो केवल यही सोचकर घबरा रहे थे कि जो इंसान लोगों को हवा में उड़ाकर तूफान मचा सकता है, जिसकी सिर्फ एक फूंक से कई टन का लकड़ी का विशाल दरवाजा भी टूटकर बिखर सकता है, तो उसके सामने उनकी बंदूक क्या ही काम आएगी। शिवा के सामने वो खुद को बहुत ही छोटा और कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन इस सब से शिवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी उस्ताद रंगास्वामी के धोखे की वजह से गुस्से में था। शिवा ने सीधा उस्ताद रंगास्वामी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। तो क्या ये था अंत उस्ताद रंगास्वामी का शिवा के हाथों? क्या शिवा और उस्ताद रंगास्वामी के बीच की लड़ाई यहीं खत्म हो गई, या फिर यह शुरुआत थी उनके बीच दुश्मनी की? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।